कैंपा कोला सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बीएमसी कमिश्नर को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कैंपा कोला के निवासी घर की चाबी बीएमसी को सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी मुंबई समेत महाराष्ट्र में बनी अवैध इमारतों को गिराने का काम करें। महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने एक ऐसा ऑर्डिनेंस बनाने की मांग की है जिसके जरिए अवैध इमारतों को वैध कराए जाने पर रोक लगे। कैंपा कोला कंपाउंड बनाने वाले बिल्डर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है और कहा है कि बिल्डर की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ के लोगों का पुनर्वास किया जाए। हमारी ये थोड़ी कुछ मांगे हैं, मैं मांगे नहीं बोलूंगी, मैं अपना अधिकार बोलूंगी या हक बोलूंगी। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमने ये बोला है कि अगर हम लोग चाबी हैंड ओवर करते हैं तो आपको ये आप उसके 56,000 जितनी बिल्डिंग्स है महाराष्ट्र में या मुंबई में, मेरे ख्याल से मुंबई में अगर 56 है तो महाराष्ट्र में कुछ लाखों या किसी में होगी, आप उनको भी डिमोलिश का ऑर्डर दीजिए और उसके बाद कोई भी ऑर्डिनेंस पास नहीं करिए कि आप इलीगल को लीगल का करार देंगे। कैंपा कोला के निवासियों ने अपना आशियाना बचाने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और सूबे के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। यहाँ के निवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपना घरौंदा बचाने की गुहार लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से हमको बड़ी होप है कि वो हमारा साथ सुन रहा है तो हमारा साथ देगा और हमारे को मकान बाकायदा हमारे को लीगल रहने के लिए देगा। दो टाइप का न्याय देश में नहीं हो सकता है। अगर 2000 तक अगर झोपड़ी को अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? अगर मिडिल क्लास के लिए अगर आप न्याय नहीं दे सकेंगे तो कल ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये संविधान को आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप आर्टिकल 21 के हिसाब से लास्ट अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास आपको लेना चाहिए कि ये होना या नहीं होना करके। हालांकि कुछ परिवारों ने नाउम्मीद होकर अपने फ्लैट खाली करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ज्यादातर परिवार इस लड़ाई को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने में लगे हैं, इस उम्मीद में कि उनका आशियाना उजड़ने से बच जाए। कैंपा कोला के कंपाउंड के रहवासियों को कोई अच्छी खबर मिलेगी, इसकी उम्मीद तो कम जताई जा रही है, लेकिन ये लोग अपने घर की लड़ाई के लिए आखिरी दम तक लड़ने की बात कह रहे हैं। बहरहाल बीएमसी द्वारा दी गई समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब देखना ये होगा क्या बीएमसी आने वाले दिनों में कोई कड़े कदम उठाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत मोहिते के साथ सोनू कनौजिया, न्यूज नेशन, मुंबई। जिंदगी भर की गाड़ी कमाई से आदमी अपने लिए घर इसलिए बनाता है कि बुढ़ापा सुकून से कट सके। जिंदगी की धूप से बचने में घर की छांव मदद करेगी, लेकिन मुंबई के कैंपा कोला में रहने वाले पोतदार परिवार के लिए ये बातें अब ख्वाब बन चुकी हैं। इस परिवार का हर सदस्य सीनियर सिटीजन है। अब सवाल इनके सामने है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। कैंपा कोला सोसाइटी के 8वें फ्लोर पर रहने वाली पोतदार फैमिली के फ्लैट में ये हथौड़े उनके सामान पर नहीं, दिलों पर चल रहे हैं। 26 साल से जिस गृहस्थी को अपने खून पसीने की कमाई से सजाया था, उसे अब गंवाना पड़ रहा है। सिर से छत छिनने का दर्द अब आंखों के साथ बातों में भी छलक आया। सुबह 8 बजे निकलते थे घर से और रात को 12 बजे आते थे। ऐसा काम करके पैसा कमाया, पैसा जमाया और ये हमारा घर खरीद लिया है। और हमारा मेहनत का है घर, ऐसा किसी का 2 नंबर का पैसा लेके या माफिया बन के हम लोगों ने नहीं लिया है इस घर। बीएमसी ने कैंपा कोला सोसाइटी में कई दिन पहले ही नोटिस चिपका दिया था, जिसमें सोसाइटी के लोगों को 12 जून की शाम 5 बजे तक अपने फ्लैट खाली करने को कहा गया था। लेकिन जिस घर में जीवन के न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, अब उस घर को खाली करना पोतदार परिवार के लिए किसी दर्द से कम नहीं। घर के बिना रहना इससे अच्छा है कि हम यहाँ हमारा जिंदगी खलास करके, तुम खलास करो, हमको कुछ वादा नहीं, हम तैयार है उसके लिए, मरने के लिए हम अभी भी तैयार है। अभी तुम लेके आओ गोली, हमको डालो, हम जाने के लिए तैयार है, उसमें कुछ वादा नहीं है। मृणाली की 93 साल की मां ने जब से घर खाली करने के नोटिस के बारे में सुना, उनकी हालत बिगड़ गई। मुसीबत की दोहरी मार से जूझ रहे पोतदार परिवार के लिए ये जीवन का सबसे मुश्किल पल रहा। जब हम घर रह रहे थे तभी बीएमसी क्या सो रही थी? इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी तभी क्या हुआ? ताक बुन करके बैठी थी बीएमसी, तभी दिखाई नहीं दिया कि पैसे खा के सो गए थे। अभी 30 साल के बाद जाग आ गई क्योंकि नया बिल्डर है, उसके गले में डालना है ये सब। उसे कितना पैसा खाया?
वो क्या हमें मालूम नहीं है? सब भ्रष्टाचार है। कोर्ट के आदेश और बीएमसी के नोटिस के बाद पोद्दार फैमिली सड़क पर है। इस परिवार को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें किस जुर्म की सजा मिली है। मुंबई से सोनू कन्नौजिया के साथ टीम न्यूज नेशन। इन निवासियों के दर्द का आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां 25 साल रहे हो, जहां प्रॉपर्टी टैक्स दिया हो, जहां आपने तमाम तरह के लोन सैंक्शन जहां से हुआ, स्टैंप ड्यूटी आपने पे की हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने जमा किया हो, और 25 साल के बाद आपसे कह दिया जाए साहब ये बिल्डिंग इलीगल है, तो उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन ये एक बड़ा नेक्सस जो इस देश में चल रहा है बिल्डर और जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच, उसका भी खुलासा करता है। और इस पूरे मामले में आखिर जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती कि आखिर किन के भ्रष्टाचार के चलते ये सारा घटनाक्रम घटा, 5 मंजिला इमारत 17 मंजिला तक पहुंच गई। ये अपने आप में कुछ सवाल, इसके जवाब मिलना जरूरी है। मेरे सहयोगी विकास श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। विकास, सुनने में ये आ रहा है कि अभी 3 दिन का और समय मिल गया है और उसके बाद बीएमसी कह रही है कि वो कार्रवाई करेगी, यानी आने वाले 3 से 4 दिन मुंबई के लिए, खासकर कैंपा कोला में आशियाने के लोगों के लिए मुश्किल हो सकते हैं। जी बिल्कुल रमेश, देखिए आज का दिन कैंपा कोला रेसिडेंट्स के लिए काफी गहमागहमी भरा रहा। 5 बजे तक की मियाद दी गई थी कि ये लोग अपनी चाबियां जो है वार्ड ऑफिस में सौंपें और जिसके बाद एक किस्म का सरेंडर करें, लेकिन ये लोग अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि आज से 25 साल पहले जो जालसाजी, जो गलतियां बीएमसी के अधिकारियों और बिल्डरों के मिली भगत से हुई हैं, उसका खामियाजा ये नहीं भोगेंगे। इनकी क्या दलीलें हैं? आखिर ऐसी कौन से हालात हैं जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है? बात हम इन्हीं से करते हैं कि इनकी दलीलें क्या है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। बीएमसी को ये कहा कि आप कार्रवाई कर सकते हैं। आखिर ऐसी क्या दलीलें हैं आप लोगों की, क्यों छोड़ना नहीं चाहते? देखिए, पहली चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सही, हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातों पे फैसला दिया। एक तो उनके सामने जो फैक्ट्स रखे गए और दूसरी है जो एग्जिस्टिंग लॉज है उस हिसाब से फैसला दिया है। अब जब हम बात करें जो फैक्ट्स रखी है, काफी चीजें बीएमसी ने कोर्ट से छुपाई है, कोर्ट के सामने नहीं बताई, जो हमें भी पिछले दिसंबर में ही हाथ लगी आरटीआई के थ्रू। मतलब आपका कहना है कि आपका केस ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में? केस छुपाई, जो हमारे पास फैक्ट्स थे हमने प्रेजेंट किया, लेकिन बीएमसी को जो कोर्ट को बताना चाहिए था, जैसे 1986 में वो लोग ने फाइन्स कलेक्ट किए हैं बिल्डर से रेगुलराइज करने के लिए, उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट से बिल्डिंग रेगुलराइज करने के, वो उन्होंने कोर्ट में कभी नहीं बताया। एक बहुत अहम बात आप बोल रहे हैं रमेश। देखिए, इनकी दलील है कि एक और जालसाजी सामने आती है। इनका ये आरोप है कि बिल्डर ने इनसे फाइन वसूला है, इनसे और पैसे मांगे हैं ताकि जो बिल्डिंग के जो और स्ट्रक्चर है 5 महले के ऊपर, उनको रेगुलराइज किया जा सके। लेकिन एक और बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर है, वो ये है कि बीएमसी ने कहीं न कहीं यहाँ के रेसिडेंट्स को मिसगाइड किया है। आपसे बात करेंगे, आप ऐसे मामलों के जानकार हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ चूक हो गई और जिम्मेदारी आखिर बनती है तो किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है, और इस वक्त जो हालात हैं तो इस किस्से को सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बचा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईएस्ट पावर उनके हाथ में ही है। जहां तक कि फांसी भी रोका जा सकती है। कश्यप जैसे इंसान को 4 साल दिए गए फैसला सुनाने के लिए, और यहां पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के लर्नेड जजेस ने दिया है, वहां पे इन्होंने संविधान को अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि 21वें पार्ट में 21वें आर्टिकल में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि किसी को बेघर कर ही नहीं सकते, औरतों पे और बच्चों पे तो जुल्म हो ही नहीं सकता है, और किसी के रोजी रोटी के आगे कोई आ ही नहीं सकता है, और आपके जान माल का जो है रक्षा करेगी गवर्नमेंट, तो ये रक्षा तो हो नहीं रही है। बिल्कुल, आपने औरतों की बात की है, मैं यहाँ पे महिलाएं भी हैं रमेश। औरतों के लिए काफी कठिन समय है, खासकर कैंपा कोला। बच्चों का एडमिशन सिर पे है, इसके अलावा रातों रात बेघर होने का जो डर है वो भी लगातार बना हुआ है। किस तरीके से आप ले रही हैं इन सारी चीजों को? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने 30 साल की अपनी कमाई से ये फ्लैट खरीदा। बीएमसी सुप्रीम कोर्ट ने हमको 6 महीने की मोहलत दी, जब 30 साल लगे एक घर खरीदने में, और अब आज की जो भाव है बिल्डिंगों के, क्या मैं 6 महीने वापस पैसे कमा के फ्लैट खरीद सकती हूँ? कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेके फुटपाथ पे रहूँ? मेरी जवान बेटी है, हमारे घर में जवान बहुएं हैं, क्या हम लोग सड़क पे रहें? गवर्नमेंट बोलती है कि औरतों के लिए विशेष कानून बनाए जाए उनकी सुरक्षा के लिए। क्या हम औरतें नहीं है? हमारे बच्चे इस देश के नागरिक नहीं है? हमारे लिए क्या गवर्नमेंट सोच रही है? हम क्या फुटपाथ पे रहेंगे? कहाँ से नए घर हम ले ही नहीं सकते?
तो रमेश आपने सुना इनकी दिक्कत बिल्कुल विकास, और जहां तक लोगों का लोग अगर सवाल उठा रहे हैं विकास, एक एक सवाल जो लोग आज उठा रहे हैं उसका अपना एक आधार है। इन लोगों ने पेनल्टी पे किया है, टैक्स पे किया है, स्टैंप ड्यूटी पे किया है, प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, अपनी जीवन भर की पूंजी इस घर को खरीदने में लगाई है, बैंक से लोन लिया है, बैंक का आपने जो आपको महीने में किश्त देनी पड़ती है ब्याज के साथ वो दिया है, और उसके बाद 25-30 साल के बाद उनको कहा जाए साहब ये इलीगल है आप छोड़ दीजिए, जाहिर है उस परिवार का दर्द हो सकता है। लेकिन विकास सवाल ये है, इस देश में हम क्यों नहीं एक ऐसा मैसेज या एक नजीर खड़ी कर सकते हैं कि ये नेक्सस केवल इस कैंपा कोला कंपनी तक सीमित नहीं है। अगर देश में अगर आप उठा के देख ले न जाने कितने नेक्सस निकल के आ जाएंगे। सवाल ये है कि इनको बनने कैसे दिया जाता है, इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती। बिल्कुल रमेश, देखिए इस मामले की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये जो 3 बिल्डरों का समूह जिसने ये पूरा कैंपस जो है ये इस पूरे स्ट्रक्चर की तामीर की थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चली है। और इसी वजह से जिम्मेदारी किसकी तय की जाए ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अगर कोई भ्रष्ट था तो वो कौन था? क्या उनके इमीडिएट किन्स को आप सजा दे सकते हैं कि उन्होंने आज से 25 साल पहले जो भ्रष्टाचार किया जिसका खामियाजा आज कैंपा कोला के रेसिडेंट उठाने जा रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी विडंबना इस केस की। लेकिन इसी से मिलती जुलती दलील अब बीएमसी भी दे रही है। बीएमसी ये बोल रही है कि हम किसी भी किस्म की रियायत इस मामले में नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर हमने कैंपा कोला रेसिडेंट्स को अगर किसी किस्म की रियायत दी तो ये समाज में एक गलत उदाहरण जाएगा। दूसरे जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स हैं मुंबई और मुंबई के अगल बगल, वो कल को उठकर खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि हमें भी रेगुलराइज करो। और इसी वजह से हम कोई रियायत कोई कंसेशन इस मामले में नहीं देना चाहते। लेकिन यहां पर रेसिडेंट्स की जो दिक्कतें हैं वो अपनी जगह है, जुडिशरी का फैसला अपनी जगह है। अब इसके बीच में कोई तीसरा विकल्प निकलता दिख नहीं रहा है। और इसी वजह से मैं कहूंगा रमेश कि आने वाले 4 से 5 दिन जहां रेसिडेंट्स के लिए दिक्कत भरे हैं, वहीं एक एक्शन पैक डे मुंबई के लिए हो सकते हैं। सरकार को हो सकता है इसमें हस्तक्षेप करना पड़े। और सवाल ये है बीएमसी को क्यों नहीं दोषी ठहराया जाता कि साहब अगर आप इनसे खाली करवा रहे हैं, आपने इनको नोटिस दिया, इनके रिहैबिलिटेशन का आप कोई तो जरिया ढूंढिए। जो मैडम अभी कह रही थी कि उन्होंने 30 साल की मेहनत की कमाई अपने घर 30 लाख रुपए लगाए, वो कहां से आप कमाएंगी इस उम्र में? तो इसके लिए कोई एक्शन प्लान तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रमेश, देखिए इस पर इनकी क्या ख्वाहिशें हैं रेसिडेंट्स की, मैं इन्हीं से बात करूंगा। देखिए अमूमन ऐसा होता है कि इंसानियत के नाते एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उन्हें टेम्परेरी सही एक अरेंजमेंट करना चाहिए था आप लोगों के लिए। क्या आप लोगों की ऐसी कोई ख्वाहिश है कि एक अरेंजमेंट हो फिर कोई इसका नतीजा निकले? मैं आपको सीधे सीधे बोलता हूं, हम इंसानियत के बारे में क्यों, आप इंसानियत के बारे में बात करिए। चलो किसी ने गलती की, आप इंसानियत के माने उसे माफ कर दीजिए। हमने गलती नहीं की है, बिल्डर की गलती है, बीएमसी की गलती है, तो रियायत की बात नहीं। आप दूसरा बात करें, आप कॉम्पेंसेट करें बिल्डर्स और बीएमसी को बोले हमें कॉम्पेंसेट करने ले, वो बात अलग है। लेकिन इधर इंसानियत के मामले रियायत की कोई बात नहीं है। इंसानियत क्या बोल सकते कि मानसून से आप तब तक कुछ नहीं करें, वो बात अलग, लेकिन हम गलत नहीं है। दूसरा, आप अभी बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या आप जो भी है, अभी जो महाराष्ट्र सरकार है उनके हक में करना, वो ऐसे हमें बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हम कुछ नहीं कर सकते। आदर्श के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट किधर गया? जब उल्लासनगर के बारे में दिया तब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट किधर गया? आज पिंपरी चिन्ह से आज डांस बार का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको कैबिनेट ने रिवर्स किया, तब सुप्रीम कोर्ट किधर गया? इधर मैं डांस के बार को इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं उस पर बताया कि गलत या सही क्या है, लेकिन प्रिंसिपल की बात है। जब ये सब सिचुएशन में वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर जा सकते हैं। इधर आप इक्वालिटी की बात करते हैं, स्लम्स को आप 2000 तक रेगुलराइज करें क्योंकि वो आपके लिए वोट बैंक है। हमारे लिए जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है वो 1963 तक है। मेरा ये पूछना है कि अगर आप बाकी सब बिल्डिंग्स खड़े भी होते हैं, जो मैं अगर डेटम लाइन सेट करते हैं 1991 जो लास्ट डीसीआर था, या अगर आप स्लम्स के जैसे 2000 करें, बाकी सब बिल्डिंग्स अगर खड़े भी होते तो उसमें गलत बात क्या है? उनके केस में भी बिल्डर्स ने कुछ नहीं किया, जब बन रहे थे उनके केस में भी बीएमसी आंख बंद करके पेट अपने जेब भर के बैठी रही, तो उसमें गलत क्या है? अगर आप स्लम्स के लिए डेटम लाइन सवाल सब भाई साहब, विकास मैं आपके पास आऊंगा, यहां हमें कुछ पलों के लिए रुकना है, आप मेरे साथ बने रहिए विकास। लेकिन जब आप लौटेंगे तो आपको पूरी कहानी बताएंगे इस कैंपा कोला सोसाइटी की, कैसे एक नेक्सस के तहत एक 5 मंजिला इमारत 17 मंजिला तक उतर जाती है और 25 साल के बाद वहां रहने वाले जो लोग हैं उनसे कहा जाता है ये इलीगल है, आप यहां से हटिए।